नमस्कार शशिकांत। आज क्लास सेशन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का अध्याय 9 पर्यावरण और धारणीय विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास के अंतर्गत किनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? आंसर होगा केवल वर्तमान पीढ़ी की और केवल भावी पीढ़ी की। वनोन्मूलन का परिणाम है इनमें सभी वायु प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण, भूमि अवनति। वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक उष्णता का कारण होता है, आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, आंसर होगा 1986 में। अगला क्वेश्चन, धारणीय विकास की अवधारणा संबंधित है, आंसर होगा पर्यावरण से। धारणीय आर्थिक विकास को मापा जाता है जीएनपी द्वारा। पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है, आंसर होगा इनमें सभी स्थानांतरित कृषि, पर्यटन को बढ़ावा, भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप, भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, आंसर होगा इनमें सभी भूमि, जल, वायु। वैश्विक उष्णता का निम्न परिणाम है, आंसर होगा इनमें सभी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं का बार बार आना, नस्लों का विलुप्त होना। निम्न पर्यावरण का जैविक तत्व है, आंसर होगा पौधे। प्रकृति द्वारा पुनर्भरण संभव होता है, आंसर होगा जल का। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना प्रारंभ की, आंसर होगा इकोमार्क। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी, आंसर 1974 में। निम्न भौतिक पर्यावरण का एक तत्व है, आंसर होगा जल। CFC का पूर्ण रूप है, आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन अपक्षय होता है, आंसर होगा CFR। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न प्रयास किया जा सकता है, आंसर होगा कारखानों के व्यर्थ पदार्थों का पुनः प्रयोग। धारणीय विकास की रणनीतियों में सम्मिलित है, आंसर होगा इनमें सभी वायु शक्ति, सौर शक्ति, जैव खाद्य, इनमें से सभी। अब लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब संसाधन निःसरण की दर उनके पुनर्जनन की दर से बढ़ जाती है तो क्या होता है? आंसर होगा पर्यावरण अर्थव्यवस्था को संसाधन देता है, पर्यावरण का अपक्षय होता है, अर्थव्यवस्था का विकास धारणीय हो जाता है। अर्थव्यवस्था इसे अति उपयोग और दुरुपयोग करती है, भविष्य के लिए संसाधन नहीं मिलते हैं। निम्न को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत करें। आंसर का नवीकरणीय संसाधन में वृक्ष, मछली। गैर नवीकरणीय संसाधन पेट्रोलियम, कोयला, लौह, अयस्क, जल। निम्न कारक भारत में कैसे पर्यावरण संकट को योगदान करते हैं? सरकार के समक्ष कौन सी समस्याएं पैदा करते हैं? बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों का मांग बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति स्थिर है। इससे अतिरेक मांग उत्पन्न होती है जो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। इन संसाधनों का अत्यधिक उपभोग किया जाता है और उपभोग धारण क्षमता की सीमा से बाहर चल जाता है, जिससे पर्यावरणीय हानि होती है।
इससे सरकार के समक्ष सर्व की आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थता की समस्या आती है। ख वायु प्रदूषण, इससे कई प्रकार की बीमारियां जैसे दमा, फेफड़ों का कैंसर, क्षय रोग होती है। इससे सरकार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक व्यय की समस्या उत्पन्न होती है। जल प्रदूषण, इससे हैजा, मलेरिया, अतिसार, दस्त जैसी बीमारियां होती है। इससे भी सरकार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक व्यय की समस्या उत्पन्न होती है। घ संपन्न उपभोग मानक, इससे प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ जाती है जबकि प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति अस्थिर है। इससे अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है जो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है। इन संसाधनों का अत्यधिक उपभोग किया जाता है और उपभोग धारण क्षमता की सीमा से बाहर चला जाता है जिससे पर्यावरणीय हानि होती है। इससे समस्या उत्पन्न होती है कि अमीर वर्ग तो कुत्तों के खानों, सौंदर्य प्रसाधन और विलासिताओं पर व्यय करते हैं। गरीब वर्ग को अपने बच्चों और परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन नहीं मिलता। निरक्षरता, ज्ञान के अभाव के कारण लोग ऐसे संसाधनों का प्रयोग करते रहते हैं जैसे उपले, लकड़ी आदि। इससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है। यह दुरुपयोग पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। सरकार को लोगों के स्वास्थ्य पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। औद्योगिकरण, इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे काफ़ी बीमारियां जैसे दमा, कैंसर, हैजा, अतिसार, मलेरिया, बहरापन आदि हो सकती है। अतः सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ रहा है जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। शहरीकरण, इससे प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ जाती है जबकि प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति स्थिर है। इन संसाधनों का अति उपयोग होता है। यह उपभोग धारण क्षमता की सीमा को पार कर देता है जिससे पर्यावरण का अपक्षय होता है। इससे भी आय की असमानताओं के कारण अमीर वर्ग कुत्तों के खाने, सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च करता है और गरीब वर्ग परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन नहीं जुटा पाता। वन क्षेत्र में कमी, इससे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वैश्विक उष्णता हो रही है। अतः सरकार को स्वास्थ्य के साथ साथ ऐसे तकनीकी अनुसंधान पर भी व्यय करना पड़ रहा है जिससे एक पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक तकनीक की खोज की जा सके। अवैध वन कटाई, इससे जैविक विविधता प्रभावित हो रही है। मृदा क्षरण, वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। इससे खाद्य श्रृंखला पर भी प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक उष्णता के कारण पूरे विश्व में तापमान बढ़ रहा है। यदि समुद्र के जल का तापमान मात्र 2 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ गया तो संपूर्ण पृथ्वी जलमयी हो जाएगी। पर्यावरण के क्या कार्य होते हैं? पर्यावरण के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। यह जीवन के लिए संसाधन प्रदान करता है। नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों पर्यावरण द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। यह अवशेष को समाहित करता है। यह जनहित और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। यह सौंदर्य विलायक सेवाएं भी प्रदान करता है। भारत में भू क्षय के लिए उत्तरदायी 6 कारकों की पहचान करें। और आंसर होगा, भारत में भू क्षय के लिए उत्तरदायी 6 कारक इस प्रकार हैं। वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि, अवांछनीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, वन भूमि का अतिक्रमण, भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों को न अपनाया जाना, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन, अविवेकपूर्ण प्रबंधन। अगला क्वेश्चन, समझाएं कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की अवसर लागत उच्च क्यों होती है। आंसर होगा, नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव का सबसे नकारात्मक अवसर लागत पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत है। वायु और तथा जल
गुणवत्ता में गिरावट के कारण वायु संक्रामक तथा जल संक्रामक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय बढ़ता जा रहा है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे वैश्विक उष्णता, ओजोन क्षय ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को और अधिक धन व्यय करना पड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत में धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करें। आंसर होगा धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल हाइड्रो पावर संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु शक्ति और सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोतों के अच्छे उदाहरण हैं। तकनीक के अभाव में इनका विस्तृत रूप से अभी तक विकास नहीं हो पाया है। अधिक स्वच्छ ईंधनों का उपयोग शहरी क्षेत्रों में ईंधन के रूप में उच्च दाब प्राकृतिक गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिल्ली में जन परिवहन में उच्च दाब प्राकृतिक गैस के उपभोग से प्रदूषण कम हुआ है और वायु स्वच्छ हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस और गोबर गैस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण कम हो रहा है। लघु जलीय प्लांटों की स्थापना। पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगह झरने मिलते हैं। इन झरनों पर लघु जलीय प्लांटों की स्थापना हो सकती है। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। पारंपरिक रूप से भारत की कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, परिवहन सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हितकर रहे हैं, परंतु आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुंची है। जैविक कंपोस्ट खाद। कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने न केवल भूक्षय किया है, बल्कि जल व्यवस्था विशेषकर भूतल जल प्रणाली भी प्रदूषित हुई है। अधारणीय उपभोग और उत्पाद प्रवृत्तियों में परिवर्तन। धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए हमें उपभोग प्रवृत्ति, संसाधनों के अति उपयोग और दुरुपयोग की अवहेलना तथा उत्पादन प्रवृत्ति, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का प्रयोग में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, इस कथन के समर्थन में तर्क दें। उत्तर होगा, क्षेत्र के मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का 2.42% है। निरपेक्ष संदर्भ में यह भारत वास्तव में एक बड़ा देश है, हालांकि भूमि आदमी अनुपात विशाल जनसंख्या के कारण अनुकूल नहीं है। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशेष रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्रों में से एक है। विश्व में सबसे गहने खेती जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत 4 ईंधन खनिजों, 11 धात्विक, 52 गैर धात्विक, 22 लघु खनिजों और कुल 89 खनिजों का उत्पादन करता है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क बहुतायत मात्रा में है। देश के कुल लौह अयस्क भंडार में 14,630 बिलियन टन मेगावाट हेमेटाइट और 10,619 मिलियन टन मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट और लौह अयस्क मुक्त छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक में पाया जाता है। कोयला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध खनिज संसाधन है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का चीन, अमेरिका के बाद विश्व का में 3रा स्थान है। क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, पर्यावरण संकट एक नवीन घटना है। यह पूर्ति मांग के उत्क्रमण से उत्पन्न हुई है। हाल के वर्षों में
जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है, इससे संसाधन की मांग बढ़ गई है, जबकि संसाधन की आपूर्ति स्थिर है। इससे अतिरिक्त मांग उत्पन्न हुई है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रही है। इन संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है। यह धारण क्षमता की सीमा से बाहर होता जा रहा है। इसने पर्यावरण संकट को जन्म दिया है। इनके 2 उदाहरण हैं। दें आंसर होगा पर्यावरण संसाधन का अति प्रयोग, पर्यावरण संसाधन का दुरुपयोग। पर्यावरण संसाधनों का अति प्रयोग जब लोग कुत्ते के भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, अत्यधिक बिजली उपकरण, परिवार के सदस्यों की संख्या से अधिक संख्या में कारें खरीद रहे हैं, तो पर्यावरणीय संसाधनों का अति प्रयोग के सूचक हैं। पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग गोबर और लकड़ी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक खाद के स्थान पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाना, जैविक कीटनाशकों के स्थान पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, ये पर्यावरणीय संसाधनों के दुरुपयोग के उदाहरण हैं। पर्यावरण की 4 प्रमुख क्रियाओं का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरणीय हानि की भरपाई के अवसर लागत भी होती है, व्याख्या कीजिए। भारत में पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं। जल संक्रमण। भारत में औद्योगिक अपशिष्ट के कारण पेयजल संक्रामक होता जा रहा है। इससे जल संक्रामक बीमारियां फैल रही है। वायु प्रदूषण। शहरीकरण के कारण भारतीय सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मोटर वाहनों की संख्या 151 से 3 लाख से बढ़कर 2003 में 67 करोड़ हो गई है। विश्व में 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है, परंतु यह पर्यावरण पर अनचाहे एवं प्रत्याशित प्रभावों की अवसर लागत पर हुआ है। वनों की कटाई। भारत का वन आवरण बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार कम हो रहा है। इससे वायु प्रदूषण तथा उससे जुड़ी समस्याएं भी बढ़ रही है। भारत में प्रति व्यक्ति वन भूमि 0.08 हेक्टेयर है, जबकि आवश्यकता है 0.47 हेक्टेयर की। भूक्षय वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि, वन भूमि का अतिक्रमण, वनों में आग और अत्यधिक चराई। भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों को न अपनाया जाना, अनुचित फसल चक्र, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन, संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता तथा कृषि पर निर्भर लागतों की दृढ़ता के कारण हो रहा है। निश्चित रूप से पर्यावरण हानि की भरपाई की अवसर लागत बिगड़ता स्वास्थ्य सुविधाओं पर अतिरिक्त वे खराब पर्यावरण में जीवन की खराब गुणवत्ता के रूप में जैसे ठीक करने के लिए सरकार को अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संसाधनों की पूर्ति मांग के उत्क्रमण की व्याख्या कीजिए। अर्थ, पर्यावरण अपने कार्य बिना किसी रुकावट या बाधा के तब तक कर सकता है जब तक कि संसाधनों की मांग उनकी पूर्ति से कम हो। जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तब पर्यावरण अपने कार्य शुरू करने में सक्षम हो जाता है। इससे पर्यावरण संकट जन्म लेता है। इससे पूर्ति मांग के उत्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, जब संसाधनों की उत्पादन तथा उपभोग मांग संसाधनों के पुनर्जनन दर से अधिक हो जाती है तो इससे पर्यावरण की अवशोषी क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसे संसाधनों की पूर्ति मांग का उत्क्रमण कहा जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है। क, विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या, विकसित देशों में संपन्न उपभोग उत्पादन स्तर, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की गहन और व्यापक निकासी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन करें। भारत में पर्यावरण को 2 तरफ से खतरा है। एक तो निर्धनता के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में वायु प्रदूषण,
जल, मृदा क्षरण, वन कटाव और वन जीवन की विलुप्ति है। जल प्रदूषण भारत में ताजे जल के सर्वाधिक स्रोत अत्यधिक प्रदूषित होते जा रहे हैं। इनकी सफाई में सरकार को भारी व्यय करना पड़ रहा है। 120 करोड़ की जनसंख्या के लिए स्वच्छ जल का प्रबंधन सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है। जल जीवों की विविधता भी विलुप्त होती दिखाई दे रही है। भूमि अपक्षय, भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों से हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त कार्यप्रणाली का परिणाम है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विश्व की 17% जनसंख्या और विश्व पशुधन की 20% जनसंख्या भारत की मात्र 2.5% क्षेत्रफल में रहती है। जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वानिकी कृषि, चराई, मानव बस्ती और उद्योगों के प्रतिस्पर्धी उपयोगों से देश के निश्चित भूमि संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। जैविक विविधता की हानि, प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों और पौधों को प्रजातियों विलुप्त होती जा रही है। इसका हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, भारत के शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बहुत है, जिससे वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव, तापीय शक्ति संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु उत्सर्जन चिंता का मुख्य कारण है, क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है, आम जनता पर अधिक प्रभाव डालता है। मृदा क्षरण, भारत ने एक वर्ष में भूमि का क्षरण 53 मिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष मृदा क्षरण 5.8 मिलियन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में विकास के दो गंभीर नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों को उजागर करें। भारत की पर्यावरण समस्याओं में से एक विरोधाभास है। एक तो यह निर्धनता जनित है और दूसरा जीवन स्तर में संपन्नता का कारण भी है। क्या यह सत्य है? आंसर, भारत विश्व का सर्वाधिक औद्योगिक देश है, परंतु यह पर्यावरण की कीमत पर हुआ है। भारत में विकास के दो गंभीर पर्यावरण प्रभाव वायु प्रदूषण और जल संक्रमण है। यह कहना सही है कि भारत की पर्यावरण समस्याओं में एक विरोधाभास है। एक और यह निर्धनता जनित है, क्योंकि निर्धन क्षेत्र भोजन पकाने के लिए एलपीजी खरीदने में सक्षम नहीं है, अतः वे गाय के गोबर के उपले जलाऊ लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यह संसाधनों का दुरुपयोग है। जबकि दूसरी ओर अमीर वर्ग निकटतम स्थान पर जाने के लिए सरकारों का प्रयोग करते हैं, हर कमरे में वातानुकूलित का प्रयोग करते हैं, हीटर, माइक्रोवेव और अनेक बिजली उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे संसाधनों का अति उपयोग हो रहा है तथा परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। धारणीय विकास क्या है? धारणीय विकास कई परिभाषा दी गई है, परंतु सर्वाधिक उद्धृत परिभाषा आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ने दी है। ऐसी विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण अवधारणा है, आवश्यकता और भावी पीढ़ियाँ। इस परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। मुख्य रूप से संसाधन विश्व के गरीब वर्ग को भी समान रूप से मिलने चाहिए। भावी पीढ़ियों से तात्पर्य है वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना। आज का लास्ट क्वेश्चन, अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए धारणीय विकास की 4 रणनीतियों सुझाइए। ग्रामीण क्षेत्र में निवासी होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी उपलों या अन्य जैव पदार्थों के स्थान पर रसोई गैस या और गोबर गैस का उपयोग
जहाँ पर खुला स्थान है उन गांवों में वायु मिलों की स्थापना की जा सकती है। हमें कृषि, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन में ऐसा पारंपरिक ज्ञान और व्यवहारिक का प्रयोग करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर हमें जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। शहरी क्षेत्र के निवासी होने पर फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाहनों में पेट्रोल या डीजल की जगह उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। धारणीय विकास की परिभाषा में वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समता के विचार की व्याख्या करें। यह बहुत सुंदर कहा गया है कि यह पर्यावरण हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिला, बल्कि इसे हमें भावी पीढ़ियों से उधार लिया है। जो चीज़ उधार ली जाती है उसे समान या बेहतर स्थिति में वापस करना होता है। यहाँ पर वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समता का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें पिछली पीढ़ी को उपलब्ध संसाधनों और भावी पीढ़ी को उपलब्ध संसाधनों के बीच समता बनाने की आवश्यकता है। हम अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर लगाकर अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। अतः विकास धारणीय तभी हो सकता है जब विकास की ऐसी विधियाँ अपनाएं जिससे वर्तमान समय में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भविष्य आवश्यकताओं की परवाह किए बिना नहीं करती। हमें भावी पीढ़ियों को उतने ही संसाधन विरासत के रूप में सौंपने की ज़रूरत है जितने हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं। संसाधनों का रूप अवश्य अलग हो सकता है, जैसे हमने पेट्रोलियम पाया और हम उच्च दाब प्राकृतिक गैस दे रहे हैं। अतः सब समान सब नहीं है, समता है। धन्यवाद। समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।